नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिक्शनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की कहानी पर बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है मिडिल ईस्ट की और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। जानते हैं, ये कहानी मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है, क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ मैं उस वक्त दुबई में ही था। और इसी वजह से ये संकट मेरे लिए सिर्फ एक खबर नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन गया था। चलिए उस सुबह में चलते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह है, कैसे अचानक चारों तरफ भगदड़ और खौफ में बदल जाती है। देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कल्पना कीजिए कि आप दुबई में हैं और अचानक एक के बाद एक धमाकों की आवाजें गूंजने लगती हैं। पाम आइलैंड से धुआं उठता दिख रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, परिवार के कुछ लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यह अब सिर्फ कोई खबर नहीं थी, ये एक जीती जागती हकीकत थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने सच में कमाल कर दिया। ईरान की तरफ से दागी गई 1137 मिसाइलों में से 1132 को हवा में ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, लगभग 1200 ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर दिया गया। मतलब टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी तबाही तो रोक ली, लेकिन जो मलबा आसमान से गिरा उसने भी कम कहर नहीं ढाया। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली वजह कुछ और थी। अब जानते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जिसने इस पूरे संकट की आग को भड़काया। इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर था क्या? ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट फुल स्केल मिलिट्री अटैक था और इसका मकसद था ईरान को निशाना बनाना। ये कोई 1-2 घंटे का हमला नहीं था, बल्कि इसे कई दिनों तक चलाने की प्लानिंग थी। लेकिन इस ऑपरेशन का जो सबसे चौंकाने वाला और कह सकते हैं सबसे खतरनाक मकसद था, वो था सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करना। और ये कोई अफवाह नहीं थी। ईरान के सरकारी टीवी ने खुद इस खबर को कंफर्म किया। इस एक हमले ने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए और यह साफ हो गया कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। सुप्रीम लीडर अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए, जो उस वक्त एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मौजूद थे। समझिए कि एक ही झटके में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो गई थी। जाहिर है, ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। उनकी जवाबी कार्रवाई ने इस आग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया। अपने लीडरशिप पर हुए इस हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम से एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और यहां देखिए कि कैसे ये बदला लेने की कार्रवाई एक पूरे रीजन को जंग के मैदान में बदल देती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें बदकिस्मती से एक स्कूल भी चपेट में आ गया। तो दूसरी तरफ जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूएई में एयरपोर्ट्स और होटलों जैसे सिविलियन टारगेट्स पर भी हमला कर दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, इसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया, खास तौर पर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो बात करते हैं इंसानी पहलू की। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय इन खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। जब वहां मिसाइलें गिर रही थीं, तो वो सब एक वॉर जोन में फंस गए थे। और फिर आता है एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल। भारत अपने कच्चे तेल का 50% से ज्यादा हिस्सा पर्शियन गल्फ से ही इंपोर्ट करता है। तो इस रीजन में जरा सी भी गड़बड़ी भारत की पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है। और फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दे दी थी। ये भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने के सच होने जैसा था। अब जरा इस हमले से ठीक पहले के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। दिसंबर में ईरान में आर्थिक संकट की वजह से प्रोटेस्ट हुए। फिर फरवरी के आखिर में भारतीय प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा हुआ और हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान कह रहा था कि एक पीस डील बहुत करीब है। ये टाइमलाइन कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं, है ना? ये जो काल्पनिक कहानी है, ये कहीं ना कहीं असल इतिहास की तरह लगती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई बाहरी दखलंदाजी से किसी देश की मदद होती है? इस दखलंदाजी के पीछे की मंशा इस एक ट्वीट से काफी हद तक साफ हो जाती है। इस तरह की भाषा हमें पुराने संघर्षों की याद दिलाती है, जहां किसी बाहरी ताकत ने एक देश के लोगों को अपनी ही सरकार बदलने के लिए उकसाया हो।
ये तुलना एकदम सीधी है। देखिए 2003 में इराक पर हमले के लिए जो वजहें दी गई थीं, वो 2026 में ईरान पर हमले की वजहों से काफ़ी मिलती-जुलती हैं। दोनों ही मामलों में एक तानाशाह को हटाने और लोगों को आज़ादी दिलाने का वादा किया गया था। इराक में नतीजा क्या हुआ, वो हम सब जानते हैं, दशकों तक चलने वाली अस्थिरता। ये एक जानी पहचानी पटकथा है ना? लीबिया से लेकर इराक तक हमने इस पैटर्न को बार बार देखा है। जब बाहरी हस्तक्षेप से सरकार बदली जाती है तो अक्सर एक पावर वैक्यूम बन जाता है, जिसे और भी ज्यादा खतरनाक ताकतें आकर भर देती हैं। और यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या इस तरह के बाहरी हमले से किसी तानाशाह को हटाने पर वाकई आज़ादी मिलती है, या फिर ये एक ऐसा शक्ति शून्य यानी पावर वैक्यूम बना देता है जो हालात को पहले से कहीं ज्यादा बदतर कर देता है? इतिहास के उदाहरण हमारे सामने हैं और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।